क्या पढ़ेंगे हम लोग? खड़िया जनजाति। किससे लिख दें? व्हाइट से? रेड तुम लोगों को दिखेगा नहीं फिर। खड़िया जनजाति लिखो। ऊपर होगा नहीं, खड़िया ही होगा। खड़िया जनजाति है ना। क्या पढ़ेंगे हम लोग? खड़िया जनजाति। एक्चुअल में हम लोग को समझना है कि खड़िया जनजाति इसका नाम कैसे पड़ा। हर जनजाति का अपना अपना नाम है। संथाल कैसे नाम पड़ा था? मिदनापुर का कौन सा इलाका था? सौतार नाम पड़ा था, है ना, साउथ। तो ये खड़िया जनजाति का नाम कैसे पड़ा? कहा जाता है कि ये लोग क्या करता है, खड़खड़िया ढोता है। खड़खड़िया मतलब पालकी। पालकी अभी तो उड़ गया है, अभी तो डीजे आ गया, गाड़ी आ गया, है ना। पहले देखे होंगे जब शादी होता था दुल्हन किस में जाता था? पालकी में। तो पालकी ढोने का काम कौन लोग करते थे? खड़िया। पालकी को ही हम लोग क्या कर रहे हैं? खड़खड़िया। क्या नाम दे रहे हैं? खड़खड़िया। खड़खड़िया ढोने के मतलब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? पालकी। पालकी ढोने का काम करता था, इसीलिए क्या नाम पड़ा? खड़िया। याद रहेगा? खड़खड़िया यानी कि पालकी ढोने के काम करने के कारण क्या कहा जाता है? खड़िया कहा जाता है। खड़िया जनजाति। हाँ, उसी को बोलते हैं। खड़खड़िया मतलब पालकी को कहते हैं। तो पालकी ढोने का काम करता था, इसलिए क्या नाम पड़ा? खड़िया नाम पड़ा, है ना। खड़िया नाम पड़ा। याद रहेगा? क्या याद रहेगा? खड़खड़िया यानी कि पालकी ढोने के नाम के कारण इस जनजाति का नाम क्या पड़ा है? खड़िया पड़ा है। चलो आगे समझते हैं। याद रखिएगा, झारखंड की ये एक महत्वपूर्ण जनजाति है। इस जनजाति के बारे में याद कीजिएगा, झारखंड की क्या एक महत्वपूर्ण जनजाति है। लिख लेंगे, झारखंड की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति है। महत्वपूर्ण जनजाति है। ठीक है। कहा जाता है कि इस जनजाति का उद्भव कहने का मतलब कहां से ये जनजातियां आई? उद्गम। खड़िया जनजाति का उद्गम कहां बताया जाता है? रोजंग। एक वर्ड का यूज किया जाता है कि खड़िया जनजाति का उद्गम कहां से हुआ है? रोजंग से हुआ है। रोजंग नामक जगह कहीं पे है, क्योंकि खड़िया लोग के इतिहास में बार बार ये नाम आता है, रोजंग। एक्चुअल में कहा किया जाता है कि झारखंड में आने से पहले ये लोग रोहतासगढ़ में रहते थे। बिहार का इलाका रोहतासगढ़, तो कहीं ना कहीं मिलता जुलता नाम क्या? रोजंग। क्या बोलेंगे हम लोग कि खड़िया जनजाति का उद्गम कहां से हुआ है? रोजंग से हुआ है। रोजंग से हुआ है। और क्या कहेंगे हम लोग कि झारखंड में आने से पहले खड़िया जनजाति रोहतासगढ़ नामक जगह में रहते थे। कहां रहते थे? रोहतासगढ़। अब यहां दो तरह से सवाल बनेगा कि झारखंड में खड़िया जनजाति का आगमन कहां से हुआ? रोहतासगढ़ से हुआ। वही तो लिखे ना कि झारखंड में आने से पहले ये कहां रहते थे? रोहतासगढ़ में। यानी क्या याद करेंगे हम लोग कि खड़िया जनजाति झारखंड आने से पहले कहां था? रोहतासगढ़ में था। अब कहां पे रह रहा है? झारखंड में, हमारे झारखंड में। अब ये सवाल आता है कि सर झारखंड में इसका ज्यादा संकेंद्रण कहां पे है? खड़िया जनजाति के लोग ज्यादा कहां पे है? सिमडेगा, गुमला, फिर रांची, हजारीबाग, ये तो मेनली कहां है? सिमडेगा और गुमला।
क्या लिखेंगे हम लोग? मेनली कहाँ पे जनजाति? झारखंड में अभी कहाँ पे मिलेगा आपको? सिमडेगा में मिलेगा, फिर कहाँ मिलेगा? गुमला में मिलेगा। बाकी भी मिलता है, रांची हो गया, हजारीबाग हो गया, पर सबसे ज्यादा सिमडेगा और गुमला में। क्या बोल रहे हैं हम लोग? खड़िया जनजाति का निवास स्थल, कि एट प्रेजेंट टाइम खड़िया का हैबिटेंट कहाँ पे है, खड़िया कहाँ पे रहती है, तो क्या कहेंगे हम लोग? सिमडेगा गुमला, है ना। हैबिटेंट, निवास, कहाँ पे रहती है, तो कहाँ पे रहती है? सिमडेगा में रहती है, गुमला में रहती है। कौन सी जनजाति? खड़िया जनजाति। चलो एक पॉइंट यहीं से याद करेंगे, ये जो सिमडेगा का क्षेत्र है ना, इसको बीरू क्षेत्र कहा जाता है। याद रखिएगा, सिमडेगा के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बीरू क्षेत्र। सर ये बीरू क्षेत्र क्या होता है? हम क्या कह रहे हैं कि जो सिमडेगा का हमारा क्षेत्र है, ये क्या कहलाता है? बीरू क्षेत्र कहलाता है। बीरू, बीरू क्षेत्र कहलाता है। सिमडेगा का क्षेत्र क्या कहलाएगा? बीरू क्षेत्र। वो कर देगा, बीरू क्षेत्र कहलाता है। जैसे हम लोग कहते हैं सिमडेगा को पहले बीरू कैसलपुर कहा जाता था। क्या कहते थे? बीरू कैसलपुर। जो आज का सिमडेगा है, पहले उसको क्या कहते थे हम लोग? बीरू कैसलपुर। जैसे रांची को क्या कहते थे? किशुनपुर, किशुनपुर या किशुनगंज, है ना। रांची का नाम क्या था? किशुनपुर। ठीक वैसे ही सिमडेगा को क्या बोलते थे? बीरू क्षेत्र, बीरू कैसलपुर। तो एग्जाम में पूछेगा खड़िया जनजाति कहाँ पे निवास करता है? अगर जिला का नाम नहीं देगा तो क्या लिखेगा? संथाल परगना, बिजराबाग, ढालभूम, मानभूम। कहाँ लिखेगा? बीरू क्षेत्र। तो क्या टिक करेंगे हम लोग? बीरू क्षेत्र। क्वेश्चन को पकड़ना है। अगर जिला पूछेगा तो सिमडेगा, क्षेत्र पूछेगा तो बीरू क्षेत्र। ओके, आगे समझो। अब जब इस एरिया की हम बात कर रहे हैं, इस एरिया में कौन सा नदी बहता है? शंख और दक्षिणी कोयल। सिमडेगा का दो प्रमुख नदी कौन? शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी, दोनों ही बहता है। तो बोलेगा कि खड़िया जनजाति का गांव किस नदी के किनारे स्थित है? दक्षिणी कोयल एवं शंख नदी के किनारे। क्वेश्चन के अनुसार आंसर क्या होगा? बदलते जाएगा। जिला पूछेगा तो सिमडेगा, क्षेत्र पूछेगा तो बीरू, नदी पूछेगा तो शंख और दक्षिणी कोयल। उत्तरी कोयल नहीं, कौन सा कोयल? क्या लिखेंगे हम लोग? लिखो कि खड़िया जनजाति के गांव, खड़िया जनजाति के गांव शंख नदी एवं दक्षिण कोयल, दक्षिण कोयल के किनारे अवस्थित है। खड़िया जनजाति का गांव शंख नदी एवं कौन सा नदी? दक्षिणी कोयल। हाँ देखो, बंगाली बाबू हमारा बंगाला लिया है ना रे। शंख नदी एवं दक्षिणी कोयल नदी के किनारे क्या है? स्थित है। आगे बढ़ा जाए तो यानी झारखंड में बेसिकली खड़िया जनजाति का निवास स्थल ज्यादा किधर है? सिमडेगा एरिया में है, बीरू क्षेत्र में है। और किस नदी के किनारे? अब हम लोग देखेंगे कि खड़िया का प्रजाति क्या है, खड़िया का भाषा क्या है, ये सब समझना है। चलो लिखते हैं प्रजाति। खड़िया जनजाति का क्या समझते हैं हम लोग? प्रजाति। तो याद रखेंगे खड़िया का भी प्रजाति बाकी के तरह क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। खाली अभी तक एक हम लोग अलग पढ़े थे, द्रविड़ किसका पढ़े थे? कुड़ुक भाषा का, है ना। चलो यहां क्या लिखेंगे? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड किस प्रजाति का है?
प्रोटो ऑस्ट्रेलायोट, प्रोटो ऑस्ट्रेलायोट। पहला पॉइंट हो गया कि खड़िया किस प्रजाति का है, प्रोटो ऑस्ट्रेलायोट। अब नए वाले लोग जिसका एकदम अगर फर्स्ट क्लास होगा या सेकंड क्लास होगा, वो लोग क्या जानेंगे, ये प्रजाति मतलब क्या होता है, शरीर के बनावट के आधार पे अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, तो किस ग्रुप में रखा गया है, प्रोटो ऑस्ट्रेलायोट। सेकंड पॉइंट, सर खड़िया जनजाति का भाषा क्या है, खड़िया जनजाति की भाषा क्या है, तो ये लोग खड़िया भाषा बोलता है। खड़िया, जैसा नाम वैसा ही भाषा। कौन सा भाषा, खड़िया भाषा। लेकिन खड़िया भाषा का अपना ना तो कोई लिपि है, ना तो कोई अपना बृहद ग्रामर है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बहुत ही क्या है, छोटा भाषा है, बहुत ही कम लोग इसको बोलते हैं, तो बहुत ज़्यादा डेवलप इसका हुआ नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, जो खड़िया भाषा है ये किस परिवार का है, मुंडारी भाषा परिवार का है। जिस तरह से मुंडारी भाषा है उसी से मिलता जुलता कौन है, खड़िया भाषा। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि खड़िया भाषा मुंडारी भाषा परिवार से है, मुंडारी भाषा परिवार से है। और मुंडारी भाषा किस परिवार से था, ऑस्ट्रो एशियाटिक। सर भाषा परिवार क्या होता है, जैसे हम लोग प्रजाति को कैटेगराइज करते हैं वैसे किसको करते हैं, भाषा को भी कहते हैं। तो खड़िया भाषा किस परिवार का है, मुंडारी भाषा परिवार का है। इसका सिंपल पूछ लेगा कि खड़िया भाषा किस परिवार से है, मुंडारी भाषा परिवार। और मुंडारी भाषा परिवार किससे है, ऑस्ट्रो एशियाटिक, ऑस्ट्रो एशियाटिक। अब खड़िया पर भी एक किताब लिखा है एस रॉय ने। देखो सबसे पहले उरांव पे लिखा था, द उरांव ऑफ छोटानागपुर। फिर मुंडा पे लिखा, मुंडा एंड देयर कंट्रीज। और खड़िया वाले किताब का नाम द खड़ियाज। क्या किताब का नाम है, द खड़ियाज। लिखेंगे द खड़ियाज। और द खड़ियाज के ऑथर कौन है, शरत चंद्र रॉय, एस.सी. रॉय। द खड़ियाज के लेखक कौन, शरत चंद्र रॉय, यानी कि एस.सी. रॉय। हाँ, पर एग्जैक्टली डेट नहीं लिखिए, खाली एस.सी. रॉय लिख के रखिए, शरत चंद्र रॉय। आगे बढ़े, एस.सी. रॉय मतलब शरत चंद्र रॉय। इनका तीनों किताब याद रखना है, द उरांव ऑफ छोटानागपुर, मुंडा एंड देयर कंट्रीज, और तीसरा किताब द खड़ियाज, द खड़ियाज। यहाँ एक चीज और याद रखिएगा, झारखंड में जो खड़िया जनजाति है इसका सबसे ज्यादा ईसाईकरण हुआ है। परसेंटेज में अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा किसका हुआ है, खड़िया का। और संख्या में बात किया जाए तो उरांव जनजाति। उरांव झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इन खड़िया का रैंकिंग तो बाद में आता है, छठा नंबर पे आता है। कहने का मतलब मेरा क्या हुआ कि जो खड़िया जनजाति है उसका बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, ईसाई धर्म को अपना लिया है। क्योंकि हमारे यहाँ के जनजातीय धर्म कौन सा है, सरना धर्म। सिंहबोंगा हो गया, धर्मेश हो गया, बेड़ो हो गया, मतलब सूर्य का प्रतीक। तो क्या याद रखेंगे हम लोग, नोट करके लिखेंगे कि झारखंड में खड़िया जनजाति का अत्यधिक ईसाईकरण हुआ है, मतलब ईसाई धर्म को अपनाया है। खड़िया जनजाति का अत्यधिक क्या हुआ है, ईसाईकरण हुआ है। मतलब किस धर्म को अपना लिए हैं, ईसाई धर्म को अपना लिए हैं। क्लियर? हाँ, संख्या। अब मान लो किताब में कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा कि सबसे ज्यादा ईसाईकरण किसका हुआ है, उरांव का हुआ है। तो उरांव संख्या में ज्यादा है। अब 100 में से अगर किसी का 10 आदमी का हुआ तो 10 दिख रहा है। अब किसी का संख्या ही 10 है और 10 में अगर 5 का हो गया तो
परसेंटेज ज्यादा हुआ ना। 100 में 10 को कन्वर्ट हुआ तो कितना हुआ? 10%। लेकिन 10 में अगर 5 हुआ तो 50%। संख्या में तो 5 ही दिख रहा है, इन परसेंटेज में कितना? 50। बात समझ में आया? तो पूछेगा किसका ईसाईकरण ज्यादा हुआ है? खड़िया। और संख्या में पूछेगा तो उरांव। याद रखेंगे, संख्या में पूछेगा तो उरांव। उरांव जनजाति के लोग भी बहुत सारे किस धर्म को अपना लिए हैं? ईसाई धर्म को अपना लिए हैं, है ना। अच्छा, उरांव के अंदर एक ग्रुप और बताए थे, भगत, है ना। उरांव के अंदर कौन होता है? भगत। टाना भगत। देखो, उरांव के अंदर होता है भगत, मुंडा के अंदर होता है बिरसाइत धर्म, और संथाल के अंदर होता है साफा होड़। तीनों उसी का है। क्या क्या नाम दिए? कि उरांव जो संप्रदाय है, इसी के अंदर एक संप्रदाय होता है जो कहेगा कि मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, जनेऊ धारण करना है, खड़ाऊ पहनना है, दारू नहीं पीना है, हिंसा नहीं करना है, मतलब अहिंसा करना है। तो उरांव के अंदर जो समुदाय क्या कहलाता है? भगत या टाना भगत। टाना बाबा टाना, हाँ, टून टान टाना, भूतनी के वाना और दारू पीना मना, ये पूरा उसका स्लोगन था। तो पहला क्या था? टाना भगत, है ना। सिख संथाल के अंदर क्या होता है? सफा होड़। संथाल के अंदर क्या होता है? सफा होड़। लगभग मिलता जुलता है, सेम उपदेश, सफा होड़। और मुंडा के अंदर एक धर्म चलता है, बिरसाइत धर्म। तीनों का एक ही है। तीनों कहेगा कि जनेऊ धारण करो, अहिंसा करो, है ना, हिंसा मत करो, मांस मदिरा का सेवन मत करो। टाना भगत को स्टार्ट किसने किया था? जतरा भगत या जतरा उरांव। सफा होड़ को लाल हेमरोम। लाल हेमरोम क्या बोल रहे हैं? समझ में आ रहा है ये चीज क्या लिखा रहे हैं? उरांव के अंदर ये क्या है? और एक सेक्ट है, जैसे सनातन के अंदर वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, है ना। तो उरांव के अंदर एक संप्रदाय है, क्या कहलाता है? टाना भगत। और टाना भगत को स्टार्ट करने वाले कौन थे? जतरा उरांव। संथाल के अंदर क्या संप्रदाय है? सफा होड़। सफा होड़ को स्टार्ट करने वाले लाल हेमरोम। मुंडा के अंदर क्या था? बिरसाइत धर्म। और बिरसाइत को कौन स्टार्ट किया था? हमारे भगवान बिरसा मुंडा। धरती आबा, है ना, हमारे भगवान धरती आबा बिरसा मुंडा। लाल हेमरोम को और किस नाम से जानते हैं? लाल बाबा के नाम से जानते हैं। लाल हेमरोम को किस नाम से जानेंगे? लाल बाबा के नाम से जानेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। खैर, हम लोग वापस आते हैं, किस में लिख लिए थे ना? लिखो लिखो लिखो। फिर वापस हम लोग खड़िया में आ जाएंगे। ये साइड में लिख के रखना था, है ना, मतलब खड़िया से रिलेटेड नहीं है, एग्जाम में तो पूछेगा ही, उसको एक बॉक्स में डाल लो। किताब में दिया हुआ रहता है ना कि तारांकित प्रश्न, वैसे ही एक्स्ट्रा फैक्ट लिख के आगे बढ़े। अब खड़िया समाज के अंदर भी क्या है? 3 भागों में बटा हुआ है। पूरा जो खड़िया समाज है वो कितने भाग में बटा हुआ है? 3 भाग में। तो खड़िया लिख के 3 पार्ट करना है। कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 3 पार्ट में। कौन कौन 3 पार्ट? तो सबसे पहला पार्ट का नाम है दूध खड़िया। ये अपने आप को क्या कहते हैं? दूध खड़िया, है ना। दूसरे वाले लोग अपने आप को कहते हैं ढेलकी खड़िया। ढेलकी खड़िया।
और तीसरा ग्रुप अपने आप को क्या कहता है? पहाड़ खड़िया। कौन सा खड़िया? पहाड़ खड़िया। दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ खड़िया। क्या बता रहे हैं? खड़िया संप्रदाय 3 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? 3। दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया, पहाड़ खड़िया। सर क्यों बटा हुआ है? जो अमीर होता है, जो संपन्न है, जो डेवलप कर लिया है, वो लोग अपने आप को क्या कहता है? दूध खड़िया। मतलब जिसके पास धन दौलत जमीन है वो अपने आप को क्या कहेगा? दूध खड़िया। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि संपन्न खड़िया। संपन्न मतलब समझने के लिए अमीर वर्ग, इसके पास अपना क्या है? जमीन है ना? जमीन है, धन दौलत है, पशु है। तो अमीर वर्ग वाला खड़िया अपने आप को क्या कहेगा? दूध खड़िया। अमीर लिख लो या संपन्न लिख लो, लिखने से ज्यादा जरूरी है समझ में आना कि दूध खड़िया किसको कहेंगे? जो थोड़ा सा मतलब बड़े लोग होंगे, है ना? खड़िया समाज में जिसके पास धन दौलत रहेगा वो अपने आप को क्या बोलेगा? दूध खड़िया। सिंपल सोच के देखो कि दूध कौन पिएगा? बड़ा आदमी लोग, है ना? तो अमीर लोग क्या पी रहा है? दूध खड़िया है। मीडियम क्लास, हम लोग बोलते हैं ना मीडियम क्लास, मध्यम वर्ग के लोग ना जी सकते हैं ना मर सकते हैं। सबसे दुखदाई इसी का स्थिति है ना। हाँ, लाल कार्डधारी मध्यम वर्ग बोलो, मध्यम वर्ग। तो ये मध्यम वर्ग के लोग किसके कहलाएगा? ढेलकी खड़िया। खड़िया समाज में जो मध्यम आय वाले होते हैं, मध्यम आय, क्या कहलाएगा? ढेलकी खड़िया। और जिसके पास एकदम निम्न आय है, एकदम गरीब वाले लोग है ना, निम्न आय मतलब इनकम क्या है? एकदम लो इनकम है, निम्न आय है। ये क्या है? गरीब लोग है। हम लोग सब इसी में आते हैं क्या? पहाड़ खड़िया। तो निम्न आय गरीब लोग किस में आएगा? पहाड़ खड़िया में आएगा। पहाड़ खड़िया, पहाड़ खड़िया आज भी क्या कर रहा है? प्राचीन तरीके से अपना जीवन यापन करता है। याद रखिएगा, नोट करके लिखो कि पहाड़ खड़िया या पहाड़ी खड़िया, नोट डाल के लिखना है, पहाड़ खड़िया या पहाड़ी खड़िया, पहाड़ खड़िया या पहाड़ी खड़िया आज भी आदिम तरीके से, आज भी आदिम तरीके से क्या करता है? अपना जीवन यापन करता है। सर आदिम तरीके से जीवन यापन कहने का मतलब ये लोग खेती नहीं करता है। पहाड़ी खड़िया के लोग क्या नहीं करेगा? खेती नहीं करेगा। अगर थोड़ा बहुत खेती भी करेगा तो झूम खेती। खेती भी करेगा तो कैसा? झूम खेती। झूम खेती क्या होता है? स्लैश एंड बर्न। आज यहाँ खेती किए, कल उधर करेंगे, परसों उधर जंगल काट को करेंगे। एक ही जगह पे खेती नहीं करने वाले। झूम खेती, झूमिंग कल्टीवेशन। अब झूमिंग कल्टीवेशन का अलग अलग नाम है। हमारे झारखंड में झूम खेती को कुरवा कहा जाता है। याद रखना कि हमारे झारखंड में झूम खेती को क्या कहते हैं? कुरवा कहते हैं, कुरवा। हम लोग के झारखंड में झूम खेती को क्या कहते हैं? कुरवा। छत्तीसगढ़ में झूम खेती को दीपा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में क्या कहा जाता है? दीपा। हमारे यहाँ पर क्या कहा जाता है? कुरवा कहा जाता है। तो पहाड़ी खड़िया कैसा खेती करता है? झूम खेती। क्या वो खेती करेगा? तो क्या करेगा सर? झूम खेती से जीवन चलेगा नहीं। यानी जंगल से मिलने वाले वनो उत्पाद पर टिका हुआ है। जंगल से मिलने वाले वनो उत्पाद कहने का मतलब नहीं, जैसे मान लो कहीं से कंदमूल मिल गया, कहीं से हनी मिल गया, उस हनी को क्या कर लिया? मार्केट में बेच दिया, उससे जो पैसा आया। मतलब वनो उत्पाद पर डिपेंडेंट है। क्या लिखेंगे हम लोग कि पहाड़ी खड़िया अपने आमदनी के लिए
पहाड़ी खड़िया अपने आमदनी के लिए वनों उत्पाद जैसे कि कंदमूल, कोई जड़ी बूटी मिल गया, कंदमूल, शहद, है ना, जड़ी बूटी, जड़ी बूटी इत्यादि पर निर्भर है। बस वही लोग रहते हैं। हाँ, कंदमूल, शहद, जड़ी बूटी, इन सब पर क्या अपना डिपेंडेंट है अपना जीवन यापन करने के लिए। हाँ, शिकारी भी है, लेकिन शिकारी बहुत अच्छा शिकारी नहीं होता ये लोग। बेसिकली ये लोग इसी चीज पे क्या करता है, जीवन यापन करता है। थोड़ा बहुत शिकार कर लिया, लकड़ी पर, लकड़ी काट के बेच दिया, मतलब अभी भी जो आदिम तरीके से है अपना क्या कर रहा है, जीवन यापन कर रहा है। अच्छा देखो, झारखंड में जो पहाड़ खड़िया है, जब इसमें रिसर्च किया गया तो देखा गया कि इसके अंदर 2-3 कम्युनिटी है, कबीला होता है ना, तो 2-3 कबीला बहुत फेमस है। किसके अंदर, पहाड़ खड़िया के अंदर, गारू, भूया और जारू। कौन कौन है, लिखेंगे कि झारखंड में, ऐसे लिखो, झारखंड में पहाड़ खड़िया के 3 कबीला, झारखंड में पहाड़ खड़िया के 3 कबीला। पहला कौन है, जारू, जारू, भूया, पहाड़ खड़िया के 3 कबीला, जारू, भूया और गुलू। जारू, भूया, गुलू। झारखंड में पहाड़ खड़िया के 3 कबीला, जारू, भूया और गुलू पाए जाते हैं। जारू, भूया और क्या पाए जाते हैं, गुलू पाए जाते हैं। कबीला का नाम, आदिवासी समाज में कबीलाई समाज चलता था, आज भी यहाँ पे क्या है, कबीलाई समाज चल रहा है। और कबीलाई समाज में कौन कौन है, जारू, भूया, गुलू। क्लियर। अब नोट करके लिखना है कि तीनों समाज के मध्य, मतलब किसके मध्य, इन तीनों की बात कर रहे हैं, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ खड़िया, तीनों के मध्य विवाह संबंध नहीं होता है। तीनों समाज के मध्य विवाह संबंध नहीं हो सकता है। जारू कहेगा कि हम लोग, सॉरी, दूध खड़िया लोग क्या कहेंगे, हम लोग संपन्न परिवार से हैं, तुम लोग कौन है, निम्न आय वाले गरीब लोग, तुम लोग से विवाह हम लोग नहीं करेंगे। तो इस समाज में भी आज तक चल रहा है। क्या लिखेंगे हम लोग कि इन तीनों, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ खड़िया के बीच विवाह संबंध, मतलब शादी विवाह नहीं होता है। दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ खड़िया के बीच विवाह संबंध यानी कि शादी विवाह नहीं होता है। अभी आएंगे, क्या लिखे हम लोग, विवाह संबंध नहीं होता है। किसके किसके बीच में, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ खड़िया के बीच में विवाह संबंध नहीं होता है। क्लियर। तो विवाह को हम लोग पढ़ ही लेते हैं, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट लिखना है, खड़िया समाज का विवाह। हेडिंग लगाओ, विवाह। विवाह, खड़िया समाज का विवाह। पहला पॉइंट जो सबसे डिफरेंट है, खड़िया समाज में एकल विवाह की नहीं, लिखना नहीं है, समझो, एकल विवाह नहीं होता है। क्या चलता है, बहु विवाह, पॉलीगैमी। खड़िया समाज में कैसा विवाह होता है, पॉलीगैमी, बहु विवाह। ठीक है, मतलब एक से अधिक विवाह। खड़िया समाज में विवाह कैसा होगा, बहु विवाह, एक से अधिक विवाह, हैसियत के आधार पे, है ना। तो खड़िया समाज में विवाह कैसा होता है, बहु विवाह, यानी एक से अधिक विवाह करने का प्रावधान सामान्य है। अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक विवाह कर रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक, इसीलिए जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आता है, आर्टिकल 44
आ रहा है ना। तो जैसे ये पॉइंट आता है तो तुरंत कहीं ना कहीं बहुत सारे समाज का विरोध करते हैं। तो जनजातीय समाज में जो परंपरा है उसके क्या हो जाएंगे, खिलाफ हो जाएंगे। तो उसको क्या देना पड़ेगा, स्पेशल प्रोविजन देना होगा। क्लियर। खैर, तो हम लोग क्या देखे कि झारखंड में जो खड़िया जनजाति है उसमें कैसा विवाह प्रचलित है, बहु विवाह प्रचलित है। इस जनजाति में वधू मूल्य की प्रथा पाई जाती है। वधू मूल्य क्या होता है, वधू मूल्य दिया जाता है। वधू मूल्य क्या होता है, वर पक्ष की ओर से वधू पक्ष को दिया जाने वाला मूल्य। थोड़ा सा समझने के लिए एक जैसा तो नहीं है, पर दहेज का उल्टा सोच लो, दहेज के उल्टा के जैसा। मतलब लड़का पार्टी किसको देगा, लड़की पार्टी को देगा। वर पक्ष की ओर से वधू पक्ष को दिया जाएगा कौन सा मूल्य, वधू मूल्य। और ये लोग वधू मूल्य को क्या कहते हैं, गिनिंग थिंग। अब एक्चुअल किसी को स्पेलिंग कोई जानते हो तो बोलिएगा, पर किताब में आपको ऐसा लिखा हुआ मिल, देखिएगा, गिनिंग थिंग। खड़िया जनजाति में क्या पाया जाता है, वधू मूल्य। वधू मूल्य मतलब वर पक्ष की ओर से वधू पक्ष को दिया जाने वाला मूल्य। और वधू मूल्य को क्या कहा जाता है, गिनिंग थिंग, है ना। ऐसे लिख लेना है। खड़िया जनजाति में वधू मूल्य को क्या कहते हैं, गिनिंग तिड़। गिनिंग तिड़ क्या है हमारा, वधू मूल्य है, वधू मूल्य। यही लिखे हैं जो आप देख रहे हैं, गिनिंग थिंग। हाँ, ऐसे ही पढ़ना है। हाँ, पढ़ना भी नहीं है, एग्जाम हॉल में जहां ऐसा दिखेगा ना उसको टिक कर देना है, जहां पे ऑप्शन ऐसा रहेगा उसको टिक कर देना है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट पॉइंट। खड़िया जनजाति में सबसे फेमस विवाह उलोल दाई। क्या लिखेंगे, खड़िया जनजाति का सबसे प्रचलित विवाह, सर्वाधिक प्रचलित विवाह। खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह क्या कहलाता है, उलोल दाई। उलोल दाई, उलोल दाई। अच्छा, इसको एक्चुअल में अलग कुछ नाम से संबोधित नहीं किया जाता है, उलोल दाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उलोल दाई। अच्छा, उलोल दाई क्या है, क्रय विवाह है। मतलब इसमें वधू मूल्य देना होगा तभी क्या होगा, शादी होगा। क्रय विवाह होता है। खड़िया समाज का सबसे प्रचलित विवाह उलोल दाई। उलोल दाई कैसा विवाह है, क्रय विवाह। हो गया। एक बताए थे हट विवाह। हट विवाह जबरन रहेगा आके, क्या, हट विवाह। अच्छा, हट विवाह को अनाहुत विवाह भी बोले थे ना। हट विवाह को हो लोग क्या नाम दिया था, अनाहुत विवाह। क्या होता है हट विवाह या अनाहुत विवाह को खड़िया में क्या बोलते हैं हम लोग, ढुकू चोलखी। याद रखेंगे, हट विवाह या अनाहुत विवाह को खड़िया में क्या बोलेंगे हम लोग, ढुकू चोलखी। ढुकू चोलखी। इसमें लड़की अपने पसंदीदा लड़के के घर में जबरन रहेगी जब तक कि उससे शादी ना करवा दिया जाए, तो भी रहेगी। ठीक है, ढुकू चोलखी। क्रय विवाह में वधू मूल्य देना होगा तभी तो क्रय विवाह। लड़का पक्ष किसको देगा, लड़की पक्ष को देगी, उसे तो वधू मूल्य कहते हैं ना, उल्टा। यानी हट विवाह या अनाहुत विवाह किसको कहते हैं, ढुकू चोलखी। ठीक है। अच्छा, एक विवाह बताए थे हरण विवाह।
लड़का के द्वारा जबरन हाट बाजार मेला में, है ना, लड़की को सिंदूर लगा के विवाह कर लेना। बाद में हाँ ओपोर्तिपी भी बोले थे। इसमें क्या बोलते हैं इसको? इसमें बोलते हैं तापा या तनीला। हरण विवाह को खड़िया लोग क्या कहते हैं? तापा या फिर तनीला। से आप लोग कहते हैं ना, क्या कहते हैं? इस पेन को ढांप दिया बोलते हो ना, तो ढांप से क्या रखना? तापा याद रखना। क्या याद रहेगा? तापा या तनीला। ठीक है। किसी लड़के के द्वारा जबरन किसी लड़की को सिंदूर लगा के विवाह कर लिया जाता है तो क्या कहलाएगा? तापा या तनीला। क्लियर? चलो, एक बताए थे प्यार मोहब्बत करके भाग जाना, है ना, प्रेम विवाह। प्रेम विवाह क्या हुआ कृष्णा जी? क्या? हाँ वहां पे था इतूत बाबला। यहाँ पे हम लोग कहते हैं प्रेम विवाह, या मतलब दोनों अपने इच्छा से क्या हुआ? भाग गया। सहपलायन भी बोल सकते हैं। सहपलायन, दोनों अपने मर्जी से गया है, पर पुलिस पकड़ेगा तो लड़का को खूब पीटेगा, है ना, तो सोच के अपोजिट जेंडर को मार नहीं गिरता है, एक ही को मार गिरता है। सहपलायन विवाह, इसको खड़िया जनजाति में क्या कहा जाता है? उधरा उधरी विवाह। याद रखो, इसे क्या कहा जाता है? उधरा उधरी विवाह। मतलब उधरे रहो, इधर आने का जरूरत नहीं है ना। क्या याद करेंगे हम लोग? उधरा उधरी विवाह। सहपलायन मतलब दोनों अपनी इच्छा से भाग गया, यानी कि प्रेम विवाह है। इसको खड़िया जनजाति के लोग क्या कहते हैं? उधरा उधरी विवाह, है ना, उधरा उधरी विवाह। क्लियर? और एक लास्ट बताए थे विधवा विवाह। विधवा विवाह या फिर विदूर विवाह। विधवा या फिर विदूर विवाह। लड़की का पत्नी मर गया तो क्या, सॉरी पति मर गया तो, है ना, किसी का पति मर गया तो विधवा, किसी का पत्नी मर गई तो विदूर। तो विधवा या जो विदूर विवाह होता है उसको क्या कहता है? सगाई कहा जाता है। सगाई। सांगा किसमें बोलते हैं? संथाल में। इसमें क्या बोलते हैं? सगाई बोलते हैं। विधवा या विदूर विवाह को क्या बोलते हैं? सगाई कहते हैं। यस, क्लियर? ये था विवाह का रूप। क्या बोले हम लोग कि खड़िया समाज में बहु विवाह की प्रथा प्रचलित है। क्या लिख दिए? नहीं दिख रहा है? एक से अधिक विवाह होता है। मधुमूल्य को क्या बोलते हैं? गिनिंग थिंग। सबसे अधिक प्रचलित विवाह कौन है? ओलोलदाय। ओलोलदाय कैसा विवाह होता है? क्रय मतलब वधुमूल्य देकर होने वाला विवाह। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा? हरण विवाह। क्या कहलाता है? तापा या तनीला। तीसरा हम लोग क्या पढ़े? हट विवाह। क्या कहलाता है? प्रेम विवाह को क्या कहते हैं? सहपलायन विवाह, यानी उधरा उधरी विवाह। और विधवा या विदूर विवाह को सगाई कहते हैं। हाँ, नहीं एक्चुअल में ओलोलदाय मतलब ही क्या होता है? क्रय विवाह। ठीक है। ढुकू-चोल की मतलब ही क्या है? हट विवाह या अनाहुत विवाह। उसको बोलते हैं, वर्ड क्या है? ढुकू-चोल की। ठीक है, अपना वर्ड है उसका। खड़िया भाषा का क्या है? अपना वर्ड है, ढुकू-चोल की। अगर किसी ने कहा कि इसने तापा किया है, तापा मतलब हरण विवाह किया है। तनीला क्या है? तनीला क्या है? मतलब ही क्या है? हरण विवाह किया है। क्लियर? चलो अब हेडिंग लगाओ, खड़िया जनजाति के पर्व एवं त्योहार, फेस्टिवल्स। खड़िया जनजाति के पर्व एवं त्योहार। अच्छा, खड़िया जनजाति में तलाक मिलता है क्या? तभी ना विधवा विवाह या फिर विदूर विवाह हो रहा है। मतलब तलाक की प्रथा पाई जाती है। लिख लेना है छोटा सा नोट करके कि खड़िया जनजाति में
तलाक की प्रथा पाई जाती है। दूसरी बात, एक तो बहु विवाह है और दूसरा कारण क्या है, विधवा विवाह है। अगर किसी समाज में विधवा विवाह हो रहा है, इसका मतलब तलाक की प्रथा पाई जाती है। क्या लिखे हम लोग, फेस्टिवल्स, पर्व त्योहार। सबसे पहला आता है कि नॉर्मल अगर बात किया जाए तो खड़िया भी क्या करेगा, खेती ही करेगा। लेकिन पहाड़ खड़िया क्या करेगा, वो तो हाँ आदिम तरीके से जीवन यापन करेगा। तो यानी ले दे के कहा जाए तो खड़िया का भी मुख्य भोजन क्या है, चावल ही है। झारखंड में लगभग सभी लोग का मुख्य भोजन क्या है, चावल है। कुछ ऐसे महान आदमी को छोड़ के जो कहता है कि नहीं नहीं हम रोटी खाना प्रेफर करते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे। महानुभव को छोड़ दिया जाए तो हमारे झारखंड के लगभग लोगों का मुख्य भोजन क्या है, चावल है। 2-3 दिन में एक बार नहीं मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगा, पेट भरेगा ही नहीं, है ना। हाँ मतलब भूख लगते रहेगा। चलो, तो हमारा मुख्य भोजन क्या है, चावल है। आगे समझो, यानी इस समाज का भी मुख्य भोजन क्या है, चावल है। यानी कहीं ना कहीं इसके पर्व भी थोड़ा बहुत किससे जुड़ा हुआ होगा, कृषि से ही जुड़ा हुआ होगा। चावल कहने का मतलब क्या हुआ, कृषि। और जब कृषि से जुड़ा हुआ रहेगा तो समाज कैसा होगा, यानी खड़िया जनजाति का समाज कैसा होता है, पितृसत्तात्मक। तो लिखेंगे खड़िया जनजाति का समाज पितृसत्तात्मक होता है। एकदम दिमाग में सेटअप रखना है। अगर किसी समाज का बेस, आधार खेती है तो पितृसत्तात्मक समाज होगा। जब तक खेती होगा ना तब तक लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को जन्म देंगे कि 5 बेटा होगा तो खेती में पूरा सहायता करेगा ना। पूरा एगो खेत को हल डोलेगा, एगो बैल को चराने जाएगा, सिंपल सा बात है। तो जितना ज़्यादा होगा, लेकिन जहाँ पर भी सर्विस सेक्टर आगे जाएगा ये मेंटलिटी ख़त्म हो जाएगा कि बच्चे का लालन पालन करने के लिए 1 साल का छुट्टी। बच्चा छोटे रहेगा तो मम्मी काम में नहीं जा पाएगी या पापा काम में नहीं जा पाएगा। इस कंडीशन में वो लोग क्या करते हैं, बच्चे मतलब जन्म ही नहीं देते हैं। जापान को देख लीजिए, क्या कहा जाता है, सबसे ज़्यादा बूढ़ा वहीं पे है। मतलब वहाँ के लोग का जो एवरेज एज है सबसे ज़्यादा कहाँ पे, जापान में, बुढ़ा लोग। ऐसे बुढ़ा में सबसे अच्छा जापान ही सही है। एजेड लोगों के लिए जापान में इतना अच्छा नियम कानून बनाया गया है। मतलब एक एज होने के बाद अगर उनका बेटा है तो उनको मतलब कानूनन है कि आपको अपने माता पिता को महीना का इतना रुपया देना होगा। जैसे अभी आपको आता है ना 1-2 तारीख होता है तो पापा पैसा नहीं भेजें, तो जापान में नियम है कि इस एज के बाद जो बच्चे होंगे उसको अपने माता पिता को इस तारीख तक पैसा दे देना होगा। नहीं देगा तो पुलिस ले जाएगा उसको उठा के। जापान में बुढ़ों लोगों के लिए बहुत अच्छा नियम कानून है। ऐसा लोग आपको देखेंगे, सुबह अपना घर से निकला, एकदम पूरा जैकेट वैकेट पहन के, स्पेशल गाड़ी आया, गाड़ी में चढ़ा, कसिनो में जाके उतर जाएगा, दिन भर कसिनो में रहेगा। कसिनो मतलब बहुत बड़ा, वहाँ पे जुआ तरह होता है। लेकिन वहाँ जो कसिनो बनाया गया उन लोगों के लिए बहुत पैसा नहीं, आप कुछ ही पैसा लगा सकते हैं। मतलब और भी बूढ़े लोग आएंगे, आपस में गप सप किए, खाना पीना चला, अपना समय हुआ, फिर से गाड़ी आया फ्री में, फिर वो गाड़ी क्या करेगा, उसको घर ले जाएगा। सही बात है, बुढ़ापा जापान में सबसे अच्छा है। जापान में बुढ़ापा की स्थिति क्या है, सबसे अच्छी है। खैर, तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर समाज कैसा है, कृषि। और कृषि जहाँ पे होगा वहाँ पे समाज का मुख्य क्या होगा, हाँ, पितृसत्तात्मक समाज होगा। तो लिख लेना है, खड़िया जनजाति का समाज कैसा होगा, पितृसत्तात्मक। खड़िया का समाज कैसा बोले हम लोग, पितृसत्तात्मक। अच्छा, पितृसत्तात्मक मतलब क्या होता है, बाकी लोग शांत रहेंगे। पितृसत्तात्मक मतलब क्या होता है, वेरी गुड, पुरुष प्रधान, मतलब घर का हेड कौन होगा, पिता होगा। चलो, पितृसत्तात्मक समाज होगा। समाज कैसा होगा, पितृसत्तात्मक। खड़िया का समाज कैसा, मेल डोमिनेटेड। परिवार का हेड कौन होगा, पिता होगा। चलो, दूसरा पॉइंट क्या बताए थे कि मुख्य भोजन क्या होगा, चावल होगा, हाँ, भाते होगा। मुख्य भोजन क्या है,
चावल है। भात लिख देते हैं क्या? चलो, चावल को पका के हम लोग खाते हैं ना। चलो, अब पर्व त्योहार की बात किया जाए तो खड़िया जनजाति में एक स्पेशल टाइप ऑफ पर्व होता है, इसको फागो पर्व कहा जाता है। फागो पर्व, जो जितना अमीर होगा वो उतना ही अच्छा ढंग से मनाएगा, मतलब दान करेगा। अब गांव में कोई भंडारा होने वाला है तो जिसके पास जितना धन दौलत होगा, जितना ज़्यादा धान हुआ है वही ना देगा। अब मेरा 2 बोरा धान का खेती हुआ है, अब भंडारा में हम दे देंगे तो खुद का क्या खाएंगे? सिंपल सी बात है। यानी कौन कितना संपन्न है, कौन कितना रईस है, कौन कितना अमीर है, इस बात का पता किससे चलता है? फागो पर्व से। कौन सा पर्व? तो क्या लिखेंगे हम लोग? खड़िया जनजाति में, खड़िया जनजाति का एक प्रमुख पर्व फागो पर्व है। खड़िया जनजाति का एक प्रमुख पर्व क्या है? फागो पर्व है। फागो पर्व, खड़िया जनजाति का एक प्रमुख पर्व क्या है? फागो पर्व। क्या लिखेंगे हम लोग? इस पर्व के माध्यम से, इस पर्व के माध्यम से आर्थिक संपन्नता, इस पर्व के माध्यम से आर्थिक संपन्नता। अच्छा, इतना भारी भरकम वर्ड लिख रहे हैं, आर्थिक संपन्नता। इसका मतलब कौन कितना अमीर है ना? शॉर्टकट में क्या रखेंगे? अमीरी, किसके पास कितना धन दौलत है। आर्थिक संपन्नता का अनुमान लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। लेकिन कुछ कंजूस भी तो हो सकते हैं ना। 50 बोरा 500 बोरा भी हुआ है ना, फिर भी रोते रहेगा कि नहीं नहीं, एक ही बोरा हम दे पाएंगे। ऐसा भी लोग दुनिया में बहुत होता है ना। आप लोग के ग्रुप में भी कोई ना कोई दोस्त होगा जिसका जेब में कभी पैसा नहीं होता होगा, है ना? ठीक है, क्या बात कर रहे हैं हम लोग? इस पर्व से किस बारे में पता लगाया जाता है? आर्थिक संपन्नता के बारे में पता लगाया जाता है। चलो, अब दूसरा पर्व देखते हैं। खड़िया समाज का जो बसंत उत्सव है, खड़िया समाज का बसंत उत्सव लिखेंगे, वसंत उत्सव। अच्छा बताओ, हमारे झारखंड में बसंत उत्सव का नाम क्या है? हमारे झारखंड का बसंत उत्सव क्या है? सरहुल। बसंत में क्या खिलता है? फूल। और फूलों का त्योहार क्या होता है? सरहुल। तो खड़िया समाज में सरहुल को ही क्या कहेंगे हम लोग? बसंतोत्सव। और ये लोग क्या कहते हैं? जकोर कहते हैं। खड़िया समाज के लोग सरहुल पर्व को ही, बसंतो उत्सव को ही क्या कहते हैं? जकोर कहते हैं, जंकोर कहते हैं। संथाल लोग क्या बोला? बहा। मुंडा लोग बा। उरांव लोग खद्दी। और खड़िया लोग जकोर। और हम लोग मतलब सबको मिला दो, मतलब उरांव, मुंडा, संथाल, नागपुरी, खोटा सब में मिला दो तो क्या बोलेंगे? सरहुल, है ना? तो क्या कहलाया ये? जकोर कहलाया। याद रहेगा। कौन सा पर्व? ये खड़िया समाज का क्या है? बसंतो उत्सव है। बसंतो उत्सव मतलब सरहुल पर्व है, सरहुल पर्व है। नेक्स्ट लिखो, कदलेटा पर्व। कदलेटा पर्व ये बहुत खतरनाक पर्व होता है। कदलेटा पर्व, जैसे पानी में गिरता है अभी भादो महीना में, जब खूब कीचड़ होता है, खूब एकदम किचकिच, तब मेढक लोग खूब चिल्लाता है तो बोला जाता है वो मेढकी भूत है। क्या लगा हुआ है? मेढक भूत। तो उस मेढकी भूत को शांत करने के लिए कौन सा पर्व? कदलेटा पर्व। क्या लिखेंगे हम लोग? कि भादो महीना में, कौन सा महीना में? भादो महीना में कर्मा से पहले, भादो महीना में कर्मा से पहले इस पर्व का आयोजन किया जाता है। कौन सा महीना? भादो महीना। भादो महीना में कर्मा से पहले
इस पर्व का आयोजन किया जाता है। और इस पर्व में हम लोग किसको शांत करेंगे? मेढ़की भूत को, मतलब मेढक भूत को। इस पर्व में किसको शांत करते हैं? मेढ़की भूत को शांत किया जाता है। ठीक है, किसको शांत करते हैं? मेढ़की भूत को। है ना, मेढ़की भूत को एकदम शांत कर देना है। एक पर्व लिखो, पाटो सरना। पाटो सरना, पाटो सरना, पाटो सरना। किस जनजाति का पर्व पढ़ रहे हैं हम लोग? देखो, पाटो सरना मनाया जाता है बैसाख महीना में। अब लोक कथा क्या है, थोड़ा सा सुना देते हैं इस पर भी। पाटो सरना का लोक कथा ऐसे है कि एकदम बीच में दूध को उबाला जाएगा, एक निश्चित टेम्परेचर पे दूध को उबाला जाएगा। मतलब एक तरीका होता है उसको उबालने का। अगर अचानक से दूध उबल के गिर गया, मतलब पूरा पानी होने वाला है, बरसात खूब होने वाला है। इसीलिए हम क्या बोले, एक फिक्स पैटर्न में उबाला जाता है। लोक कथा है ना। लोक कथा में देखे होंगे शेर भी बात करता है। अब कृष्णा जी का खैर खोटा है, खोटा है ना, तो ऐसे बोलिएगा सर कौवा कैसे बात कर रहा था, बात करता है ना। तो ऐसे यानी लोक कथा में पॉसिबल है, मतलब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। क्या? हाँ सही बात है। बूढ़ा नदी और कोयल नदी का बातचीत बताए थे। हाँ, उसमें भी क्या बात करता है, मतलब लोक कथा में कुछ भी पॉसिबल है। दो नदी का कहानी नहीं बताए थे, बूढ़ा नदी और उत्तरी कोयल नदी। जब बूढ़ा घाघ बन रहा था तो बूढ़ा नदी बोला कि तुम यंग हो भैया, अभी तुम रुको, मेरा एज हो गया है और मर जाएंगे तो हम ही मर जाएंगे, पहाड़ से उतर के पहले हम ही देखते हैं। तो क्या बन गया? बूढ़ा घाघ, है ना। खैर, तो पाटो सरना में क्या होता है, दूध को उबाला जाता है और उस आधार पे किसको तय किया जाता है? बारिश का निर्धारण किया जाता है, वर्षा का निर्धारण किया जाता है। लिखिए, इस फेस्टिवल में दूध को उबालकर, इस फेस्टिवल में दूध को उबालकर वर्षा या सूखा का, दूध को उबालकर फ्लड या ड्रॉट, वर्षा या सूखा का निर्धारण किया जाता है। वर्षा या सूखा का क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है। हाँ वही, साल भर का, मतलब साल भर का एक सीजन में। हाँ, सरूल में क्या करते हैं हम लोग? मिट्टी घड़े में पानी भरते हैं, है ना, वही 3 घड़ियां बोलते हैं। आगे बढ़े, सब एक दूसरे से मिलता जुलता ही है। अब एक पर्व लिखो, बाबीड पर्व। बाबीड पर्व, क्या लिखना है? बाबीड पर्व। बाबीड पर्व, ये क्या है? खड़िया का बीजारोपण पर्व है। जब खेत में बीज डालेगा तो क्या मनाएगा? बाबीड, है ना। बाबीड मतलब बीजारोपण। बीज लिए, छिड़क दिए तो क्या हो गया? बाबीड। लिखेंगे, बीजारोपण पर्व है। कैसा पर्व है? बीजारोपण। खड़िया समाज में बीजारोपण को क्या कहते हैं? बाबीड पर्व कहते हैं, है ना। एक लिखो नेक्स्ट, नयोदेम या धान नुआ। नयोदेम या धान नुआ, ठीक है। नयोदेम वही मतलब गोंदली घोड़ा वाला, नवा खानी। नयोदेम नया अन्न खाएंगे, या फिर क्या बोले? धान नुआ। नयोदेम या धान नुमा पर्व, है ना। इसमें क्या होगा? नया अन्न को खाया जाएगा।
इस पर्व में क्या होता है? नया अन्न खाया जाता है, नया अन्न का सेवन होता है ना। धान नुआ या नयोदयम। फेस्टिवल का नाम नयोदयम, और जब गोंधली घोड़ा को मिला के खाया जाएगा उसको जोओडेम कहते हैं। पूरा फेस्टिवल का नाम नवोदयम। जिस समय खाएगा मतलब गोंधली घोड़ा, उसको क्या कहता है? जोओडेम। क्या बोल रहे हैं हम लोग? इसमें क्या खाएगा? वही गोंधली घोड़ा, नया अन्न। सबसे पहले कौन सा चावल बनता है? गोड़ा। गोड़ा से पहले तो कुछ बनता नहीं है। सबसे पहले खेतों में पकने वाला चावल कौन सा? गोड़ा चावल। तो वो लोग जो गोड़ा का सेवन करेगा बना के, उसको क्या कहेगा? जोओडेम कहेगा। लिख सकते हो? पकवान। गोंधली घोड़ा जो बनेगा उसको क्या बोलेगा? जोओडेम। क्या कहलाएगा? जोओडेम, है ना। क्या कहलाएगा ये? जोओडेम। जो नया अन्न खाएगा एकदम बढ़िया से बना के, एकदम पकवान, तो उसका टाइप से वो क्या कहलाएगा? जोओडेम कहलाएगा। हाँ वही, बहुत जगह में नवा खाने में कुछ अलग अलग चीज मिलता है, दूध मिला के बनाया जाता है। हर समाज में अलग तरह का चीज बनता है ना। कोई खीर बनता है कहीं कहीं पर। यहाँ पे क्या हो गया? जोओडेम। क्लियर? सर आप लोग के आ गए हैं, तो आज का क्लास को यहीं पे रखा जाए। नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग पढ़ेंगे खड़िया जनजाति के देवी देवता और शासन व्यवस्था और समाज के बारे में। कुछ कुछ तो समाज का हम लोग पढ़ लिए कि विवाह कैसे होता है। कैसा विवाह? एकल की बहु, बहु से विवाह, एक से अधिक विवाह, मतलब पॉलीगैमी, है ना। कैसा है? पॉलीगैमी।